मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? ऑल क्लियर? आप लिखें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार। मैं आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं आपके सामने। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जाति आधारित जनगणना, कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया। यू कैन से, आप इंडिया भी इसको कह सकते हो। जाति आधारित जनगणना ये हम लोगों के कास्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ टॉपिक है, हम लोगों के करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है, हम लोगों के इंडियन सोसाइटी में भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं से जुड़ा हुआ टॉपिक है और यह आज के डेट में चर्चा का विषय है और इस पर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बात ध्यान में रखें, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को मैं करा दूं आप लोगों को। कास्ट बेस्ड सेंसस, जाति क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था के क्या लक्षण हैं, जाति व्यवस्था में क्या आधुनिक बदलाव आया है, इस बदलाव के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं और आज के भारतीय समाज में कास्ट सिस्टम किस रूप में विद्यमान है। मतलब हम कहें तो कास्ट सिस्टम की कंटिन्यूटी किस तरीके से है आज के इंडियन सोसाइटी में। इन सभी चीजों पर चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम आज के भारतीय समाज में जाति की चर्चा की बात करते हैं तो एक चर्चा जाति आधारित जनगणना को लेकर के है। तो इसी पर आज हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, जानेंगे, कुछ कुछ चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ये चर्चा में आने के पीछे जून जुलाई 2024 का महीना इंपॉर्टेंट है और इस 2 महीने में जाति आधारित जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मिला। वो निर्णय बिहार से मिला। बिहार में नीतीश सरकार ने 75% आरक्षण का जो प्रपोजल था, कोटा लागू किया गया था, उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये भी जून 2024 की घटना है। जून 2024 में ही जुड़ी हुई यह घटना है। आंध्र प्रदेश में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट को पब्लिश होने से रोक दिया गया। जून में लोकसभा के चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ था और वहां पर विधानसभा के चुनाव में भाजपा के गठबंधन के साथ चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी। चंद्रबाबू नायडू की सरकार के पहले वहां पर जो सरकार थी उन्होंने जाति आधारित जनगणना करवाया था और उस जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित होने वाली थी, लेकिन नायडू सरकार ने रिपोर्ट को प्रकाशित होने से रोक दिया। ये भी आपकी जून की एक प्रमुख घटना है। इधर जनवरी में कर्नाटका में भी जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। जनवरी 2024 में कर्नाटका में भी जाति आधारित जनगणना करवाई गई थी और इसी 9 जुलाई 2024 को, इसी महीने 9 जुलाई 2024 को सिद्धारमैया ने उस रिपोर्ट को भी कैबिनेट में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस रिपोर्ट को सौंपा था 29 फरवरी 2024 को और रिपोर्ट को कैबिनेट में प्रस्तुत करने का निर्णय इसी 9 जुलाई 2024 को लिया गया। तो ये कुछ जून जुलाई की घटनाएं, 2024 की घटनाएं और 2023 की घटनाएं जाति आधारित जनगणना से संबंधित है और जाति आधारित जनगणना पर ढेर सारी बातें हुई है और हो जाने से ये चर्चा का विषय है। यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग की निगाह इस तरह की घटनाओं पे जाती है और इस तरह की घटनाओं पे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना रहती है। इसलिए हम लोगों ने इसको अपने क्लास के एक टॉपिक के रूप में चुना है। इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इसकी चर्चा मैंने अभी आपको जो अभी की आपके सामने है। एक मार्च का न्यूज है, 29 फरवरी को यह पब्लिश हुआ था। द लॉन्ग पेंडिंग फाइनल रिपोर्ट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे इज कॉल्ड कास्ट सेंसस of Karnataka was submitted to Chief Minister Siddaramaiah here on Thursday.
ओबीसी पैनल सबमिट्स कास्ट सेंसस रिपोर्ट फाइनली, आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। और इसी के बारे में हमने अभी अभी कहा कि सिद्धारमैया को ओबीसी पैनल ने कास्ट सेंसस रिपोर्ट को सौंपा 29 फरवरी 2024 को, और 9 जुलाई 2024 को सिद्धारमैया ने इस रिपोर्ट को कैबिनेट में प्रस्तुत रखने का निर्णय लिया। तो ये चर्चा है और इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं होने जा रहा है, बट ये चर्चा में आ जाता। दूसरा न्यूज हम लोगों का आंध्र प्रदेश का है। कास्ट सेंसस विल हेल्प इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सेज आंध्र प्रदेश रेवेन्यू मिनिस्टर। ये जनवरी 2024 की घटना है, 20 जनवरी 2024 की हिंदू का न्यूज है। आंध्र प्रदेश मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू धर्माना प्रसाद राव has directed the district administration to complete the caste census by the end of this month। ये 20 जनवरी के अंत तक कास्ट सेंसस को कंप्लीट करने का निर्देश दिया गया था। कास्ट सेंसस कंप्लीट हुआ और उसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जून में चंद्रबाबू नायडू की सरकार आती है और ये सरकार जो है वो उस रिपोर्ट को पब्लिश करने पर रोक लगा देती है। ये दो घटनाएं इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण, ये दो घटनाएं इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है जिसने इस टॉपिक को पॉपुलर बना दिया, वो घटना है 2 अक्टूबर 2023 के। 2 अक्टूबर हमारे गांधी जयंती मनाया जाता है भारत में। भारत के लिए एक प्रसिद्ध दिन है और इसी दिन बिहार सरकार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। इसी दिन बिहार सरकार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी, इसलिए ये वाला मुद्दा हमारे लिए सबसे चर्चा का मुद्दा है और इसी के आधार पर ये टॉपिक पूरा का पूरा फ्रेम किया गया है और इसी के आधार पर इस टॉपिक की पूरी पर चर्चा हम लोग करेंगे और एक बार जाति आधारित जनगणना के सभी आयामों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी 2 अक्टूबर 2023। ये नीतीश सरकार का एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला निर्णय था। चौंकाने वाला निर्णय इसलिए था बच्चा कि 2 अक्टूबर 2023 को जाति जनगणना की रिपोर्ट सरकार ने पब्लिश कर दी और जाति आधारित जनगणना के इसी रिपोर्ट पर 3 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का पर निर्णय होने वाला था। तारीख पड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 3 अक्टूबर 2023 को और 3 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देता कि जाति जनगणना को या तो जारी किया जाए नहीं तो रोक लगाई जाए या कुछ भी XYZ निर्णय देता, लेकिन चुनाव आना था। कहीं ना कहीं जब भी जाति जनगणना की हम बात करते हैं तो भारत में कास्ट पॉलिटिक्स रिलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है और जाति जनगणना पर जो भी कहानियां बन रही है, जो भी परिदृश्य क्रिएट हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स रिलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राजनीतिक दल आज सत्ता प्राप्ति के लिए जाति का प्रयोग कर रहा है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी है कि आज के भारत में कास्ट सिस्टम की जो कंटिन्यूटी है, आज के भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था की निरंतरता का रूप है, उसमें एक प्रमुख रूप है राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता को प्राप्त करने के लिए जाति का प्रयोग। राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता को प्राप्त करने के लिए जाति का प्रयोग। तो ये जो कास्ट सेंसस है वो भी कास्ट पॉलिटिक्स के इसी पहलू का एक हिस्सा है। 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी निर्णय होता उसके पहले ही नीतीश सरकार ने 2 अक्टूबर को जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। 2 अक्टूबर को रिपोर्ट ही जारी नहीं की, बल्कि मैंने कहा कि नवंबर 2023 को उन्होंने 75% आरक्षण भी दे दिया। उसकी कहानी भी हम लोग चर्चा में लाएंगे, बट पहले अभी यहां तक की घटना। ठीक है, इस जब रिपोर्ट ये जारी की गई बच्चा, तो इस रिपोर्ट पर क्या क्या अखबारों ने लिखा और क्या क्या नेताओं ने कहा, एक नजर हम जरूर डालेंगे इस रिपोर्ट पर। और ये हिंदू अखबार लिखता है, बिहार कास्ट सर्वे रिजल्ट्स में ओपन डोर
टू चैलेंजिंग 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन। जब रिपोर्ट जारी की गई 2 अक्टूबर को, तो उस रिपोर्ट में दिखाया गया या पाया गया कि बिहार में ओबीसी का पॉपुलेशन, मतलब ओबीसी प्लस मतलब बैकवर्ड क्लास में मोस्ट बैकवर्ड क्लास भी शामिल है, टोटल पॉपुलेशन 63% है, 63% है। भारत में मंडल कमीशन ने जब ओबीसी की गणना की थी, पहली बार एक पायलट स्टडी के रूप में, आजादी के बाद पहली बार पायलट स्टडी के रूप में इन 1980 का सेंसस किया गया था, और उसमें मंडल कमीशन ने पाया कि भारत में ओबीसी के तहत 52% पॉपुलेशन, 52% लोग भारत में ओबीसी कैटेगरी के हैं, और इसी आधार पर 52 का आधा 27% आरक्षण देने की सिफारिश, हालांकि सिफारिश कुछ और थी, बट 27% आरक्षण 1990 में सरकारी नौकरियों में ओबीसी कैटेगरी को दिया गया, और 2006 में शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण दिया गया। ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन बिहार की जनगणना रिपोर्ट में बच्चा 52% नहीं, 63% पॉपुलेशन इस बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पाया गया। अब यहां पर एक और बात उल्लेखनीय है, आजादी के बाद भारत में 2 कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया, एससी और एसटी। ओबीसी के आरक्षण की मांग उठती रही। 80 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें ओबीसी को आरक्षण देने की बात की। 52% पॉपुलेशन कहा ओबीसी के अंतर्गत आती है। 90 में 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। जब 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया, बट उसके पहले और ज्यादा आरक्षण की बात उठाई गई, 27% नहीं और ज्यादा। परिणाम का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इन 1992 इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप लगाया अपने निर्णय के द्वारा कि भारत में आरक्षण की सीमा कभी भी 50% से अधिक नहीं होगी, और इंदिरा साहनी केस के सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को एक कानून मान लिया गया, और भारत में आज तक कहीं पर भी 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान नहीं है किसी भी राज्य में। कुछ राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, या कुछ उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर 50% से अधिक आरक्षण है बच्चा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि वो 50% से अधिक आरक्षण इस निर्णय के पहले का, यानी इस निर्णय के आने के बाद किसी भी राज्य में भी 50% से अधिक आरक्षण के प्रावधान लागू नहीं है। और हर जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने, अगर किसी राज्य ने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ और समुदायों को आरक्षण देने का प्रयास किया, जैसे महाराष्ट्र में मराठाओं को, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसी इंदिरा साहनी केस को आधार बना करके और उस आरक्षण व्यवस्था को रद्द किया, यानी 50% का कैप कहीं पर भी पार नहीं हुआ। और जब भारत में ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण 10% दिया गया सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए, ये 50% की जगह 60% पहुंच गया। 59.5% आरक्षण है एट प्रेजेंट। आज के डेट में 27% आरक्षण ओबीसी को है, 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को है, और 7.5% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब को है। टोटल 49% आरक्षण है, 49.5%। 3% जब ईडब्ल्यूएस को दिया गया, ये बढ़कर के हो गया 59.5%। इस पर भी मामला उठा। ये तो इंदिरा साहनी केस के निर्णय से विपरीत है, 50% प्लस हो रहा है, बट पाया गया कि ये 50% प्लस नहीं है, 50% के अधीन ही है, क्योंकि जो 10% दिया गया है वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही दिया गया, यानी कैटेगरी के अंदर कैटेगरी बनाई गई। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया और 27% ओबीसी के तहत 27% में से ही 10% किसी पार्टिकुलर ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया जाए, तो वो रिजर्वेशन प्लस नहीं हुआ, वो तो 27% ही रह गया बच्चा, वो तो रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन हुआ, उसमें से किसी का कोटा कटा नहीं।
अर्थात आज भी भारत में 50% के कैप को कहीं पर भी पार नहीं किया गया। ध्यान रखने वाली बात है। और ये 50% के कैप का जो निर्धारक सिद्धांत था वो था कि 27% ओबीसी को, इसलिए कि 52% ओबीसी पॉपुलेशन है इंडिया में, 52% ओबीसी पॉपुलेशन है इंडिया में। लेकिन जब बिहार के कास्ट सेंसस की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुई और उसमें देखा गया कि 63% रिजर्वेशन बिहार में ओबीसी का है, तो ये संभावनाएं प्रबल हो गई कि अब ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाया जाना चाहिए, ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाया जाना चाहिए। और पहले से ही कास्ट सेंसस का माहौल बना हुआ था, उसकी चर्चा में आऊंगा। इसलिए जब 2 अक्टूबर को रिपोर्ट जारी हुई तो हिंदू ने लिखा कि बिहार कास्ट सर्वे रिजल्ट्स में ओपन डोर टू चैलेंजिंग 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशंस। बिहार का यह कास्ट सेंसस रिपोर्ट जो है वह 50% का जो कैप है आरक्षण का उसको खोलेगा, यानी उसको बढ़ाने का एक आधार तैयार करेगा। इसी को आधार बना करके लोग बढ़ाना शुरू करेंगे। द बिहार कास्ट सर्वे showed that the other backward classes and the extremely backward classes between them constituted 63% of the state's population. Right? फ्रंटलाइन ने एक नया चीज लिखा इस 2 अक्टूबर की रिपोर्ट पर। फ्रंटलाइन लिखता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने वोट मोबिलाइजेशन के आधार के रूप में जो हिंदुत्व का एजेंडा बना रखा है, यह 63.14% जो बिहार में ओबीसी की आबादी आई है, जो आरक्षण के कैप को बढ़ाने का एक आधार बनेगा। और यह आधार बनेगा तो फिर से भारत में जो हिंदुत्व पॉलिसी है या पॉलिटिक्स है वो फिर से कास्ट पॉलिटिक्स के रूप में वापस आएगा। एक लंबे समय तक भारत में कास्ट आधारित राजनीति प्रबल रही, लेकिन 90 के दशक के बाद पाया गया कि कास्ट के जगह पर धर्म को आधार बना करके राजनीति तीव्र हुई। वोट मोबिलाइजेशन के आधार के रूप में धर्म या रिलीजन का इंपॉर्टेंस बढ़ा, कास्ट का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, कास्ट का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हुआ। फ्रंटलाइन लिखता है कि फिर से अब कास्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। द रिलीज ऑफ द बिहार कास्ट सर्वे रिपोर्ट which puts the state's backward caste at 63.14% retains the BJP carefully nurtured Hindutva unity and bring caste right back into the political frame. 2 अक्टूबर की रिपोर्ट ने हल्का मचा दिया पूरे भारत में। और अभी अभी जो कुछ करंट सिनेरियो की मैंने बात की, कर्नाटका की बात की, मैंने आंध्र प्रदेश की बात की, नो डाउट उसी रिपोर्ट का ये रिजल्ट है। उसी रिपोर्ट ने इस चर्चा को आगे हवा दी। इस रिपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव का स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन आवर गवर्नमेंट विल बी फॉर्म, शुरू हो गई पॉलिटिक्स रिपोर्ट के साथ ही। 2 अक्टूबर को रिपोर्ट प्रकाशित होती है। मई जून में लोकसभा का चुनाव होने वाला होता है, मई जून 2024 में। 23 की कहानी होती है। और इस रिपोर्ट को आधार बनाकर के चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करनी शुरू कर दी गई। व्हेन आवर गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड इन 2024 वी विल कैरी आउट अ कास्ट सेंसस इन द इंटायर कंट्री। अगर हमारी सरकार 2024 में बनती है, केंद्र में जब हमारी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की कहानी शुरू हो चुकी थी, केंद्र में जब हमारी सरकार बनती है तो मैं पूरे भारत में हम लोग कास्ट सेंसस कराएंगे। विल कैरी आउट अ कास्ट सेंसस इन द इंटायर कंट्री एंड विल आउट फ्रॉम पावर द एंटी दलित, एंटी बैकवर्ड, एंटी एक्सट्रीमली बैकवर्ड एंड एंटी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। ये लालू प्रसाद यादव का स्टेटमेंट था। इस पर तो बताने की जरूरत नहीं है बच्चा कि ये जाति आधारित जनगणना जो है
वो कहीं ना कहीं आज भारत में कास्ट पॉलिटिक्स रिलेशन का एक बहुत बुनियादी आधार बना हुआ है। और ये आधार पहले भी था, ऐसा नहीं है कि पहले भी था, ये आधार बच्चा पहले भी था। जब हमारा देश आजाद हुआ, एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया, तो उसी समय से अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बातें उठने लगी थी। काका कालेलकर कमेटी का गठन किया गया था, उस पर मैं आऊंगा। काका कालेलकर कमेटी का गठन 1953 में किया गया कि जो अन्य बैकवर्ड क्लास है उनको आइडेंटिफाई करे, आइडेंटिफिकेशन का आधार बताए, ताकि उनको आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करके एक सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज का निर्माण किया जा सके। काका कालेलकर ने रिपोर्ट दी, काका कालेलकर ने आरक्षण देने की सिफारिश भी की, कि काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। काका कालेलकर आयोग ने ही सिफारिश की कि एक बैकवर्ड क्लास के लिए आयोग का गठन किया जाना चाहिए। बट काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को, आयोग की रिपोर्ट को, सिफारिश को खारिज किया गया। बट राजनीतिक दलों द्वारा इसको लागू करने की मांग लगातार चलती रही। 1970 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में खास करके कांग्रेस के अगेंस्ट में जो पॉलिटिकल पार्टी बनी, चाहे वो चौधरी चरण सिंह का लोकदल हो, चाहे संयुक्त समाजवादी पार्टी हो, प्रजा समाजवादी पार्टी हो, तो कालांतर में समाजवादी पार्टी जनता दल के रूप में कन्वर्ट हुई, उनके लिए भी ये आंकड़ा और सत्ता प्राप्ति के लिए इन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण एक प्रमुख मांग रहा। राम मनोहर लोहिया जो संयुक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, मतलब निर्माता थे, तन सोपाने बांधी गांठ, राम मनोहर लोहिया का स्टेटमेंट इसी पर फोकस्ड है। तन सोपाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। राजपाट है किसके हाथ? पिछड़े जो है वो 100 में 60 है, यानी बहुसंख्यक आबादी पिछड़ों की है। राजपाट है किसके हाथ? अंग्रेजी और ऊंची जात। 100 में 60 वाले के पास राजपाट नहीं है, राजपाट अंग्रेजी बोलने वाले ऊंची जाति के लोगों के पास। कहीं ना कहीं यह लाइन जो है यह परिलक्षित करता है कि भारत में सत्ता को प्राप्त करने के लिए जाति का प्रयोग प्रारंभिक दिनों से ही किया जाता रहा है, आजादी के बाद से ही किया जाता रहा है। और इस प्रक्रिया में पूरे पॉपुलेशन में उनका संख्या और उस संख्या के हिसाब से सत्ता में उनकी सहभागिता का नहीं होना एक प्रमुख मुद्दा रहा है। और उन सहभागिता को पहुंचाने के लिए, बनाने के लिए आरक्षण देने की मांग सदैव बनती रही है, उठती रही। इसलिए 2 अक्टूबर 1923 का बिहार का जाति जनगणना रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस जाति जनगणना रिपोर्ट का अगर हम थोड़ा सा समरी देखेंगे बच्चा, तो समरी यही कह रहा है कि भारत में टोटल पॉपुलेशन 13,07,25,310 है। और इसमें से लगभग 82%, 81.99% हिंदू है, 17.70% मुस्लिम है, बाकी 0.8% बौद्ध, 0.6% ईसाई, 0.1% जैन, 0.1% सिख और 0.13% अदर्स। ये रिलीजन बेस्ड डेटा है। और हम कास्ट बेस्ड डेटा की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो आपके सामने है ईबीसी, मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। बैकवर्ड कास्ट के अंतर्गत 2 कैटेगरी बन गई, एक अदर बैकवर्ड कास्ट और उसमें एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। बैकवर्ड कास्ट में भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। यह आंकड़ा कहता है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की संख्या बिहार में 36.01% है। अदर बैकवर्ड कास्ट की संख्या बिहार में 27.12% है। और दोनों मिलकर के हो रहे हैं 63.13%, 14%। अलग अलग जगहों पर आंकड़ों में थोड़ा बहुत का अंतर है, क्योंकि उसके बाद भी पॉइंट 63.14%। मंडल कमीशन ने कितना पाया था? 52%।
इसके बाद अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या है 19.65%। अगली जाति फॉरवर्ड कास्ट की संख्या 15.52%। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या है 1.68%। यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है बच्चा कि जो ओबीसी मंडल कमीशन ने 52% पाया था, वो ओबीसी, जिस ओबीसी को मंडल कमीशन ने 52% पाया था, वो ओबीसी की संख्या बढ़कर के 63% हो गई। ओबीसी में हम ईबीसी को भी ला रहे। 63% होने का मतलब है कि भाई हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, तो हमारी आबादी के हिसाब से जो हमें आरक्षण मिला हुआ है 27%, वो बहुत कम है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं इस मांग को बल देगा। बाकी इसके अंतर्गत ओबीसी में कौन कौन जातियां कितना परसेंट है, ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत हम लोगों को यहां पर नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये बात बड़ा क्लियर हो जाता है कि ये टॉपिक जाति आधारित जनगणना की 2 अक्टूबर 1923 की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट के बाद होने वाला जो बदलाव है, जो मांग है इस मुद्दे पर, वो जाति आधारित जनगणना के टॉपिक को इंपॉर्टेंट बना देता है। और हम लोग जाति आधारित जनगणना के हर पहलू को अब देखने का प्रयास करेंगे। एक मैंने परिदृश्य बताया, इसकी एक पृष्ठभूमि तैयार की। पृष्ठभूमि अभी टॉपिक की तैयार नहीं हुई है, अभी इस बात की तैयार हुई है कि कैसे ये चर्चा का विषय बना है। जब ये चर्चा का विषय बना है तो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमको पढ़ करके तैयार करके रखना है। अब प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्न के हिसाब से तैयार करके रखना है, पहलू को हमें देखना है। और हर पहलू अगर हमारे प्रश्न के हिसाब से बनेगा तो क्या बनेगा, वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर दिखा दिया है। जाति आधारित जनगणना का एक पक्ष बनेगा अर्थ क्या है, कास्ट सेंसस जानना चाहिए। इसके बाद इसके 2 पहलू और बन जाएंगे, कास्ट सेंसस का लाभ और कास्ट सेंसस की हानि। कास्ट सेंसस अच्छा है, कास्ट सेंसस बुरा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी रखनी होगी, देखना होगा इसके पक्ष को और विपक्ष को, इसके पहलू को। ठीक है, ये 2 पक्ष बन जाएगा। पक्ष में तर्क, पक्ष में तर्क मतलब लाभ। जाति आधारित जनगणना भारत में होनी चाहिए, जाति आधारित जनगणना के क्या लाभ है, यही है पक्ष में तर्क। जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए, बहुत नुकसान होगा भारत को, बहुत नुकसान होगा भारतीय समाज को। क्या नुकसान होगा, ये सारी बातें हम देखेंगे। विपक्ष में तर्क, तो अर्थ, पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, और फाइनली हम लास्ट में इस पर समीक्षा करेंगे कि क्या होना चाहिए। भारत में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अभी जाति आधारित जनगणनाएं कराई जा रही है और सेंट्रल में जाति आधारित जनगणना की मांग तीव्र है। सरकार से कही जा रही है कि कीजिए कीजिए, रिपोर्ट जारी कीजिए, बहुत सारी चीजें। फाइनली क्या होना चाहिए ये हम करेंगे। अगर हम इतना डायमेंशन जान गए, फैक्ट्स हमारे साथ है, करंट में क्या क्या हो रहा है, वो घटनाक्रम भी हमारे साथ है, तो हम आराम से आंसर करेंगे और एक समृद्ध आंसर करेंगे, बेहतर आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस डायमेंशन पे आते हैं, जाति आधारित जनगणना का अर्थ। जाति आधारित जनगणना का अर्थ, मीनिंग ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस। क्या है जाति आधारित जनगणना? सबसे पहले सेंसस आता है। किसी भी देश में जनगणना का अर्थ भी हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। डेमोग्राफी हम पढ़ते हैं, बच्चों को लगता है कि किसी देश में किसी क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं उसकी गणना कर देना ही जनगणना है। नो, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ सेंसस। व्हाट इज सेंसस? तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में रहने वाले लोगों की संख्या ही नहीं, उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति के विवरण को जनगणना कहते हैं। किसी देश, किसी राज्य, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के संख्यात्मक विवरण के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति का विवरण, उनकी सामाजिक स्थिति का विवरण, उनकी शैक्षिक स्थिति का विवरण, इन सबको हम जनगणना कहते हैं, इन सबको हम सेंसस कहते हैं। तो फिर कास्ट सेंसस क्या कहलाएगा? तो ये सारा विवरण
यदि जाति के आधार पर किया जाता है कि भारत में कौन कौन जातियां कितनी संख्या में है और इन जातियों की क्या सामाजिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या शैक्षिक स्थिति है, अगर इस तरह से विवरण किया जाता है तो इसको हम कास्ट सेंसस कहते हैं, या इसको हम कास्ट बेस्ड सेंसस कहते हैं, इसको हम जाति जनगणना कहते हैं, या इसको हम जाति आधारित जनगणना कहते हैं। मेरे ख्याल से जटिल नहीं है, बहुत आसान है। किसी भी राज्य या क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या का जातिवार विवरण को, किसी भी राज्य या क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या का जातिवार विवरण को जाति जनगणना, कास्ट सेंसस की संज्ञा दी जाती है। इसको हम कास्ट बेस्ड सेंसस भी कहते हैं, इसको हम कास्ट बेस्ड सेंसस भी कहते हैं। यही है जनगणना का अर्थ और जाति जनगणना का अर्थ। मैंने आपको जाति जनगणना स्क्रीन पे लिखा है, बट मैंने जनगणना का अर्थ भी आपको बता दिया। यही है जनगणना का अर्थ और यही है जाति जनगणना का अर्थ। अब हम भारत में बच्चा जनगणना या जाति जनगणना की कहानी को अगर हम जानने का प्रयास करते हैं, इंडिया में जाति आधारित जनगणना का एक हिस्टोरिकल एनालिसिस थोड़ा सा हम देखेंगे ताकि थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो। भारत में जनगणना का काम 1872 से शुरू हुआ, ये आप लोग भी पढ़े होंगे। भारत में 1872 से सेंसस का काम शुरू हुआ, जनगणना का काम शुरू हुआ, बट प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से और कंप्लीटली जनगणना का काम 1881 से शुरू, और 1881 से प्रति 10 वर्ष पे भारत में जनगणना की जाती है। 1881, 1891, 2001, 2011, 2031, 2041, इस तरीके से प्रति 10 वर्ष पर भारत में जनगणना की जाती है। और भारत में बच्चा 1881 से ही जब जनगणना हो रही थी तो जाति आधारित जनगणना होती रही, यानी कास्ट सेंसस 1881 से लगातार होती रही। कास्ट सेंसस 1881 से लगातार होती रही, 1881 से लगातार हुई। बट 1881 से 1931 तक कास्ट सेंसस हुई। 41 में कास्ट सेंसस हुई ही नहीं। 41 में आजादी की लड़ाई चल रही थी, देश आजादी की प्रक्रिया में था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सब कुछ अस्त व्यस्त था, अंग्रेजी हुकूमत थी, भारत की अंदरूनी स्वतंत्रता संग्राम से निपटना और ऊपर से विश्व स्तर पर होने वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निपटना, दोनों उसके लिए चुनौती थी। ऐसे में कास्ट सेंसस नहीं हुआ, मोटे तौर पर जनगणना हुई और उस जनगणना रिपोर्ट को जारी किया गया, कास्ट सेंसस नहीं हुआ। और फिर आजादी के बाद कास्ट सेंसस हुआ ही नहीं, यानी फिर 1951 में, इन 1951 कास्ट सेंसस हुआ तो केवल एससी और एसटी का हुआ, यानी आप कह सकते हो जातिवार जनगणना नहीं की गई। क्योंकि जब हमारा आजाद हुआ तो हमने केवल एससी और एसटी को ही आरक्षण दिया, एससी और एसटी को ही आरक्षण दिया, तो एससी और एसटी की गणना की गई, जाति जनगणना बंद हो गई। यानी 1941 में कुछ अन्य कारणों से जाति जनगणना नहीं हो पाई, जनगणना प्रॉपर नहीं हो पाई। 1951 में जनगणना हुई, भारत का सेंसस हुआ, आजाद भारत का सेंसस हुआ, बट इसमें जाति जनगणना नहीं हुई। 61 में भी नहीं हुई, 71 में भी नहीं हुई, फिर लगातार जाति जनगणना नहीं हुई। एससी एसटी की गणना होती रही, जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। अंग्रेजी शासन काल तक जाति आधारित जनगणना हुई, कास्ट सेंसस हुआ। और अंग्रेजों ने कास्ट सेंसस किसी अच्छे उद्देश्य से नहीं किया। भारत में अंग्रेजी शासन काल में कास्ट सेंसस करवाने वालों में हर्बर्ट रिजले का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इंडिया के कास्ट सेंसस पर हर्बर्ट रिजले के स्टेटमेंट को जरूर हम लोग कोट करते हैं, इसलिए कि कास्ट सेंसस से देश का भला होगा या नुकसान होगा,
तो नुकसान होगा, कैसे कैसे होगा, ये रिजले के स्टेटमेंट से क्लियर होता है बच्चा। रिजले क्या लिखते हैं, 1981 से 1931 तक भारत में जाति आधारित जनगणना संपन्न हुई। तत्पश्चात 1951 से 2011 तक केवल एससी और एसटी की गणना हुई, जाति जनगणना नहीं हुई। बट अंग्रेजी शासनकाल में जो जाति जनगणना हुई 1881 से 1931 तक, उसके पीछे का रिजले, सर हर्बर्ट रिजले का स्टेटमेंट है, एज लॉन्ग एज देयर इज कास्ट इन इंडिया, इंडिया के बारे में ही है, एज लॉन्ग एज देयर इज कास्ट देयर विल बी नो इंडिया, देयर विल बी नो इंडिया। भारत में जब तक जाति रहेगा, भारत में भारत नहीं रहेगा। कुल मिला के कहने का आशय यह है कि भारत फिर टुकड़ों में बटा रहेगा और ऐसे भारत पर शासन करना आसान होगा। अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की पॉलिसी थी फूट डालो और राज करो। रिजले का यह फूट डाले वाले भावार्थ को परिलक्षित करता है स्टेटमेंट, एज लॉन्ग एज देयर इन कास्ट देयर विल बी नो इंडिया। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी थी, इस पुस्तक का नाम था द पीपुल ऑफ इंडिया। काफी पॉपुलर रही किताब, एंथ्रोपोलॉजी में, खास करके मानव शास्त्र में एक प्रमुख किताब रही। एक प्रमुख मानव शास्त्री भी थे, ये प्रमुख मानव शास्त्री भी थे। बट इनका ये स्टेटमेंट बताता है भारत में अंग्रेजी शासनकाल में जाति जनगणना के पीछे का पर्पस क्या था। भारत के लोगों का विकास नहीं था, जातिवार जनगणना करके हर जाति के लिए विकास योजनाओं का संचालन नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक प्रॉपर वेलफेयर स्टेट नहीं था बच्चा। उस समय तो अंग्रेजों की बदनीयती का परिणाम था कास्ट सेंसस, अंग्रेजों की बदनीयती का परिणाम था कास्ट सेंसस। आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, अब देखो कास्ट सेंसस का पर्पस और सिनेरियो बदल रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने भारत को एक विकसित भारत बनाने का निर्णय लिया, एक भारत को आधुनिक भारत बनाने का निर्णय लिया, एक भारत को समाजवादी समाज बनाने का निर्णय लिया। आजादी के पहले का भारत परंपरागत भारत था, धर्म प्रधान समाज था, जातीय असमानता, सामाजिक असमानता का एक परम रूप था, असमानता और पराधीनता के मूल्यों पर आधारित था भारतीय समाज। आजादी के बाद हमने भारतीय समाज को तर्क और विज्ञान पर आधारित करने का निर्णय लिया, हमने भारतीय समाज को आधुनिक भारत बनाने का निर्णय लिया। हमने निर्णय लिया, हमारे नेताओं ने निर्णय लिया, हमने भारतीय समाज को आधुनिकता के मूल्यों पर आधारित भारतीय समाज बनाने का निर्णय लिया। हमने भारतीय समाज को स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित भारतीय समाज बनाने का निर्णय लिया। और इसके लिए जरूरी था बच्चा, इसके लिए जरूरी था एक समतामूलक समाज के निर्माण के लिए कि परंपरागत असमानताओं को कम किया जाए, खत्म किया जाए, परंपरागत जातीय असमानताओं को खत्म किया जाए, परंपरागत लैंगिक असमानताओं को खत्म किया जाए, परंपरागत आर्थिक असमानताओं को। खत्म कौन करेगा भाई? राज्य करेगा। राज्य के नेतृत्व में एक आदर्श भारतीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, कानून के माध्यम से, विकास योजनाओं के माध्यम से, और इन सभी बातों को संविधान में लिखा गया। हमने अपनी संविधान की प्रस्तावना में कैसा भारत बनाना है इसको समाहित किया। समाजवादी समाज का निर्माण करना, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित भारतीय समाज का निर्माण करना। और इस स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय को हमने अपने भारत के नागरिकों का फंडामेंटल राइट्स बनाया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और फिर आर्टिकल 16। और आर्टिकल 16 का प्रावधान करता है कि भारत सबको बराबरी का अधिकार देगा, सबको समान अवसर देगा।
सबको समान अवसर का लाभ तभी मिलेगा जब कुछ लोगों को थोड़ा विशेष सुविधा देगा। जो पहले से पिछड़े हुए लोग हैं उनको थोड़ा विशेष सुविधा जब तक नहीं देगा तब तक सबको बराबरी का लाभ नहीं मिलेगा। कह दिया जाए कि सबको समान अवसर दिया जाता है, सब स्कूल में पढ़ सकते हैं, बच्चा जो पहले से अमीर है उसी के बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे तो स्कूल में जा ही नहीं पाएंगे। तो गरीबों को कुछ विशेष सुविधा देकर जब तक हम ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक कोई स्कूल का लाभ नहीं ले पाएंगे। यू कैन से उस समान अवसर का लाभ नहीं ले पाएंगे, और जब तक वो समान अवसर का लाभ नहीं लेंगे तब तक समानता से युक्त भारतीय समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमारा भारत के संविधान का अनुच्छेद 17-16 जो है वो आरक्षण की पृष्ठभूमि तैयार करता है, रिजर्वेशन की पृष्ठभूमि तैयार करता है, संरक्षणात्मक भेदभाव के सिद्धांत को स्थापित करता है। इस संरक्षणात्मक भेदभाव का मतलब होता है राज्य के नेतृत्व में, राज्य के संरक्षण में भेदभाव। और भेदभाव तो बड़ी खराब चीज है भाई। राज्य के संरक्षण में भेदभाव कैसे सही हो सकता है? सही होगा क्योंकि ये भेदभाव को दूर करने के लिए है। ये संरक्षणात्मक भेदभाव को दूर करने के लिए भेदभाव, परंपरागत रूप से चली आ रही असमानता को दूर करने के लिए भेदभाव, समानता लाने के लिए भेदभाव, ये है आर्टिकल 16 के पीछे का निहित आदर्श, फिलॉसफी। और इसी को आदर्श बना करके आजादी के बाद हमने यह निर्णय लिया कि समाज में जो सबसे निचले पायदान पर हैं उनको विशेष संरक्षण दिया जाए, उनको ऊपर उठाया जाए। और यही सोच ने एक नए थॉट को जन्म दिया जिसको हम कहते हैं आरक्षण व्यवस्था, रिजर्वेशन। तो नो डाउट रिजर्वेशन एक ग्रेट फिलॉसफी है, एक ग्रेट सिस्टम है। अगर आप ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से देखते हो, एक मानवतावादी दृष्टिकोण से देखते हो समाज को, और अगर आपको लगता है कि समाज में सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, यही मानव के लिए भला होगा, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, ये उनका नेचुरल राइट है, ये उनका फंडामेंटल राइट है, एक मानव होने के नाते उनका ह्यूमन राइट है। तो ये तभी होगा बच्चा जब पहले से हिस्टोरिकली जो हमारे समाज का कमजोर तबका है उनको थोड़ा विशेष सुविधा देकर के जब तक हम नहीं ऊपर उठाएंगे तब तक सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मूल्यों पर आधारित समाज की स्थापना संभव नहीं हो पाएगी। और इसी सोच ने 1947 में हमारे नेताओं को आरक्षण के प्रावधान को लागू करने का मोटिवेशन दिया। और इस तरीके से आजादी के बाद ऐसा पाया गया कि भारत में परंपरागत रूप से नीचे की जातियां वंचित रही। भारत एक जाति प्रधान समाज रहा है और इस जाति प्रधान समाज में जो दलित जातियां हैं, जो नीचे की जातियां, वो हिस्टोरिकली वंचित रही है। इसलिए उन्हीं को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाए, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा होगा, राज्य उनकी सूची तैयार करेगी और राज्य उनकी सूची तैयार करके उनको विशेष सुविधा देगी ताकि वो समान अवसर का लाभ उठा सके और एक समतामूलक समाज की स्थापना। बट सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा कौन? जब राज्य ने सूची बनाने शुरू किए तो ऐसी परिस्थितियां बनी बच्चा, और ये माना गया कि जाति व्यवस्था भारत में असमानता का एक रूप रहा है और जो नीचे की जातियां हैं वही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी रही है। इसलिए क्यों न जाति को ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का आधार माना जाए। फिर क्या था? उन्हीं को सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का आधार बनाया गया और उनकी एक लिस्ट तैयार की गई, उसको कहा गया शेड्यूल्ड कास्ट। उस लिस्ट में जिन जिन जातियों को रखा गया, इसका मतलब है कि वो जातियां सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हूं। और हमारे संविधान के आर्टिकल 16 के अनुसार उनको विशेष सुविधा दी जानी चाहिए, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। और तब आरक्षण उनको दिया गया और उनको एससी कैटेगरी कहा गया।
फिर हमारे विशेषज्ञों ने, हमारे नेताओं ने महसूस किया कि जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले कुछ समुदाय भी पिछड़े हुए, अभी भी वो पत्ता पहन के रहते हैं, अभी भी वो आम जनता को देखकर भाग जाते हैं, वो भी जंगली मानव से सामाजिक मानव के रूप में, पूरी तरह से विकसित मानव के रूप में विकसित नहीं हो पाए, वो भी बहुत पिछड़े, वो भी भारत के संविधान में समान अवसर का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक कि उनको विशेष सुविधा न दी जाए, सपोर्ट न किया, यानी उनको भी आरक्षण देने की जरूरत है। वो कौन है भाई? तो मानव समाज के उद्विकास क्रम में जंगलों और पहाड़ों में रहने वाली आदिम जातियां, उनको कहा गया ट्राइब, और उनकी लिस्ट बनाई, उनको कहा गया शेड्यूल्ड ट्राइब। और इस तरीके से आजादी के बाद सामाजिक न्याय को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हुए स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों के अनुरूप भारतीय समाज का निर्माण करने के लिए एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया बच्चा। और इस तरीके से आजादी के बाद आरक्षण की कहानी आगे बढ़ी। मैं यहां पर आरक्षण की बात थोड़ा सा इसलिए आपको बताया क्योंकि कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस से ये गहराई से जुड़ा हुआ, आरक्षण की कहानी आगे बढ़ी बच्चा। जब आरक्षण की कहानी आगे बढ़ी, बट उसी समय ये मांग उठने लगी कि जो एससी की लिस्ट बनाई गई शेड्यूल्ड कास्ट की और उनको आरक्षण दिया गया, बट कुछ ऐसी जातियां हैं जिसके आधे लोग पिछड़े हैं, बॉटम पे, और उसके कुछ लोग या आधे लोग ऊपर। क्योंकि उसके कुछ लोग ऊपर थे इसलिए उनको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उस जाति के कुछ लोग नीचे हैं, बॉटम में हैं, उनके साथ जस्टिस कैसे होगा, उनके साथ न्याय कैसे? अब हुआ कि नहीं, वैसी जातियों की एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए, एक अन्य कैटेगरी होनी चाहिए ओबीसी की, अदर बैकवर्ड कास्ट, पहले कास्ट कहा गया बाद में क्लास हो गया, अदर बैकवर्ड कास्ट। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके बच्चा 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था, जिन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और एक तीसरी कैटेगरी बनाने और उनको आरक्षण देने की सिफारिश की। एक तीसरी कैटेगरी बनाने, ओबीसी की कैटेगरी, और उनको आरक्षण देने की सिफारिश की। सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी। सरकार ने कहा कि काका कालेलकर आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें ओबीसी के निर्धारण के जो स्टैंडर्ड है वो क्लियर नहीं, और यह कह करके सरकार ने काका कालेलकर के सिफारिशों को लागू नहीं किया, रद्द कर दिया। इधर गाड़ी आगे बढ़ी, उधर भारत में जातीय राजनीति संबंध विकसित होने लगे और अब धीरे धीरे जाति आधार पे वोट को मोबिलाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया। नेहरू जी मरे, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, फिर 1965 में लाल बहादुर शास्त्री मरे, 65-66 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही कांग्रेस पार्टी में विरोध शुरू हुआ, और कुछ लोग जो जातीय सोपान क्रम में मध्य वर्गीय जातियों से संबंधित थे, उनका एकजुटीकरण होना शुरू हो गया। चौधरी चरण सिंह ने अपना एक अलग लोकदल पार्टी बना दी और उन्होंने कास्ट को बेस बना करके मध्य वर्गीय जातियों को मोबिलाइज करने का काम किया। वो स्वयं जाट जाति से थे। 1970 के दशक में अब धीरे 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 मध्य वर्गीय जातियां भारत में एकजुट होने लगी, और उनको एकजुट करने का बच्चा एक ही आधार था, जो आरक्षण काका कालेलकर आयोग ने दिया था। उस आरक्षण को आधार बना करके वह वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज करने का प्रयास करने लगे, और फिर वहीं से शुरू हो गया कि भाई एक जनगणना होनी चाहिए फिर से। अभी तक जातीय आधारित जनगणना 1931 की ही थी,
और ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के भारत में राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई, कास्ट पॉलिटिक्स रिलेशन एक दूसरे के नजदीक आए और फाइनली जनता पार्टी की सरकार आई। और जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने इमीडिएट इसको लागू करने के लिए मंडल कमीशन का गठन किया। और बच्चा मंडल कमीशन ने 1980 में जाति आधारित जनगणना की या कास्ट सेंसस किया। पर ध्यान रहे बच्चा, 1980 में कंप्लीट कास्ट सेंसस भारत का नहीं किया गया। 1980 में मंडल कमीशन ने 1931 के कास्ट सेंसस के रिपोर्ट को आधार बनाया। 1931 का कास्ट सेंसस याद है, वो कंप्लीट कास्ट सेंसस था। और बाकी पायलट स्टडी के रूप में, जैसे कुछ जगह से कुछ आंकड़े, कुछ जगह से कुछ आंकड़े, पायलट स्टडी के रूप में 1980 में मंडल कमीशन ने जाति जनगणना की। और इस जाति जनगणना में 52% जनसंख्या को, जिसमें 1257 कास्ट शामिल थे, 1257 जातियां शामिल थी। 1257 जातियों को उन्होंने कहा कि ये ना अगड़ी है ना दलित है, ये बीच वाली है, ये ओबीसी है। और ऐसी जातियों की संख्या भारत में 52%। और ऐसी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये बच्चा मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। 1980 में ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जातियों की जनगणना पायलट स्टडी के रूप में संपन्न हुई 1931 की जनगणना के आधार पर। और मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी के रूप में 52% जनसंख्या तथा 1257 जातियों की पहचान की गई। और ओबीसी को 1990 में, हालांकि मंडल कमीशन ने ज्यादा आरक्षण देने की बात कही थी, पर ज्यादा आरक्षण संविधान विरुद्ध था। 1990 में फाइनली सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। ओबीसी की लिस्ट बनाई गई, मंडल कमीशन ने ऑलरेडी बनाई थी। अब कुछ राज्यों में इनकी संख्या ज्यादा थी, बट अभी सेंसस नहीं हुआ था। कुछ राज्यों में इनकी संख्या, जैसे बहुत से आज भारत में राज्य हैं बच्चा जहां पर एसटी नहीं है। बहुत से भारत में राज्य हैं जहां पर जनरल कैटेगरी से ज्यादा संख्या ओबीसी की है। तो कुछ इन सब चीजों को आधार बना करके राज्य स्तर पर आरक्षण बढ़ाने की बातें जब उठी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो मामला इंदिरा साहनी केस का था। और इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया। सबसे पहले तो उसी केस में यह भी कहा गया था कि जो 27% आरक्षण दिया गया 1990 में, क्योंकि मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करेंगे, लागू करेंगे, लागू करेंगे, इसी आधार पर पूरे 80 की पॉलिटिक्स हुई। इस संयोग से इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो कांग्रेस पार्टी ढेर सारे मतों से जीत गई। बट 1989 में कांग्रेस हारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, अजीत सिंह, चंद्रशेखर जी, रामविलास पासवान, ये सभी लोग जनता दल के नेतृत्व में सत्ता में आए। सत्ता में आते ही इन्होंने वादा किया था आरक्षण को लागू करेंगे, आपने सुन रखा होगा। तब जाकर के 90 में ओबीसी के तहत आरक्षण 27% दिया गया। इस 27% आरक्षण का ऊंची जाति के लोगों ने, बच्चों ने बहुत विरोध किया। कई जगहों पर लोगों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, कई जगहों पर लोगों ने आत्मदाह किया। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उसी इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये सही है, आरक्षण जो है आरक्षण गलत नहीं। तो 27% रिजर्वेशन सही है, संविधान सम्मत है, क्योंकि संविधान में आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन ये 50% से कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने वही अभी थोड़ी देर पहले कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यहीं पर आकर के 50% का कैप लगा दिया। इधर सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, उधर शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की मांग उठने लगी। और शिक्षण संस्थानों में जब आरक्षण की मांग उठने लगी तो 2006 में शिक्षण संस्थाओं में भी 27% आरक्षण दे दिया गया। इस तरह से 2006 तक एससी को, एसटी को और ओबीसी को, ये तीन कैटेगरी को
49% तक मैक्सिमम, 27%, 15% और 7.5% सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया। बट भारत में कास्ट पॉलिटिक्स तेज हो गई थी और 90 के बाद भारत में कास्ट पॉलिटिक्स का रूप बदल गया था। 90 तक भारत की पिछड़ी जातियां यूनाइट थी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, पिछड़ी जातियां यूनाइट थी क्योंकि 90 तक उनकी लड़ाई कांग्रेस से थी और पिछड़ी जातियां यूनाइट होकर के अपने हितों को लेकर के लड़ रही थी, आरक्षण को लेकर के लड़ रही थी, अन्य हितों को लेकर के लड़ रही थी, सत्ता पर पहुंच गई। बट 90 के बाद विखंडन का काल शुरू होता है बच्चा। 90 के बाद ये जो पिछड़ी जातियां हैं अपने अपने जातीय संगठन को लेकर के आगे बढ़ी और अपनी अपनी जाति को लेकर के इन्होंने पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी। मुलायम सिंह यादव के नेता बन गए, टोटल पिछड़ी जाति के नहीं। अजीत सिंह जाट के नेता बन गए, नीतीश कुमार कुर्मी के नेता बन गए, बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेता बन गए। इस तरह से अब ओबीसी, इसके अंतर्गत कुर्मी, जाट, जादव, कोयरी, गुर्जर सभी शामिल थे, अभी अलग अलग हो गए। इसको हम सोशल साइंस में बिखराव का काल करते हैं। और ये अलग अलग होकर के अपनी पॉलिटिक्स करने लगे और सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करने लगे। यादव को लगा कि अगर हम किसी स्टेट में हमारी संख्या सबसे ज्यादा है तो फिर हम अपना पार्टी बनाते। वो जनता दल के नेतृत्व में क्यों चले? समाजवादी पार्टी अलग हो गई, समता पार्टी अलग हो गई, राष्ट्रीय जनता दल अलग हो गया नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में भी ये चीजें रही। नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इस पर पढ़ेंगे, कास्ट पॉलिटिक्स रिलेशन इन इंडिया एक टॉपिक है, उसमें मैं डिटेल चर्चा करूंगा। बच्चा 90 के बाद 2000 के बाद विखंडन के काल में सब अलग अलग, लेकिन आरक्षण वाला मुद्दा जोरों पर रहा। आरक्षण वाले मुद्दे के जोर पर होने के परिणाम स्वरूप ही 2006 में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया। बट जनगणना कराने की मांग उभर कर और तेज हुई कि जाति जनगणना कराई जाए, कास्ट सेंसस कराई जाए, कास्ट सेंसस कराई जाए, कास्ट सेंसस कराई जाए। सरकार पर दबाव बना तो कांग्रेस की सरकार ने फाइनली निर्णय लिया कि जाति आधारित जनगणना कराई। 2011 में पहली भारत में जाति आधारित जनगणना शुरू होती है। हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में 2011 में पहली बार जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई, क्योंकि स्वतंत्र भारत में 80 में जो हुई थी वो पायलट स्टडी के रूप में हुई थी। और ये 2011 की जाति आधारित जनगणना बच्चा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जिसको कहा जाता है, ये 2016 तक चली और ये भारत का सबसे महंगी जनगणना थी, विश्व की सबसे महंगी जनगणना थी। इस जनगणना को कराने में 5,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, 5,000 CR का खर्च हुआ, हमारा आपका पैसा। स्वतंत्र भारत की ये पहली जाति आधारित जनगणना थी। 2011 में प्रारंभ और 31 मार्च 2016 को समाप्त। केंद्र सरकार ने, उस समय बहुत से लोग जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रहे थे। जब कांग्रेस ने 2011 में जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया तो कई पार्टियों ने विरोध किया। लोगों ने कहा कि हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं और आप कास्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जाति जनगणना जो होगी फिर से भारत में जाति राजनीति को बढ़ावा देगी, जातिवाद को बढ़ावा देगी, लड़ाई झगड़ा को बढ़ावा देगी, नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग इसके पक्ष में समर्थन में तर्क दे रहे थे और समर्थन में सरकार ने भी तर्क दिया। और सरकार ने इसके समर्थन में तर्क देते हुए कहा कि भाई जाति आधारित जनगणना होने दिया जाए, होना चाहिए। इसके होने से पहला फायदा होगा कि गांव में बीपीएल में कौन कौन है और शहर में बीपीएल में कौन कौन जातियां हैं, इसका पता चलेगा। गांव में बीपीएल जातियां कौन कौन सी है या कौन कौन सी जातियां बीपीएल कैटेगरी में है और शहर में कौन कौन सी जातियां बीपीएल कैटेगरी में है, इसका पता लगेगा। इस जनगणना से यह भी पता चलेगा कि भारत की अलग अलग जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति कैसी है। और जब हम उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के बारे में जानेंगे
तो सरकार के लिए उनके लिए योजनाएं बनाना आसान हो जाएगा। बड़ा क्लियर है। जब हम उनकी सामाजिक शैक्षिक स्थिति को समझेंगे ही नहीं तो उनके लिए कैसी विकास योजनाएं बनाएंगे। लेकिन जाति जनगणना में उनकी हर जातियों की सामाजिक शैक्षिक आर्थिक स्थिति का खुलासा होगा, पता चलेगा, और तब फिर जब हमारी जानकारी में होगा तब हमें किस जाति के लिए किस तरह की योजना, किस क्षेत्र की जाति के लिए किस तरह की योजना बनाई जानी चाहिए, वो बनाना आसान होगा। यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की जानकारी प्राप्त करना संभव होगा, विभिन्न जातियों का सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना संभव होगा, और इन सूचनाओं के आधार पर सरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना और उनको संपादन करना, एग्जीक्यूट करना संभव होगा। केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना के पीछे में यही तर्क दिया, पक्ष में यही तर्क दिया, और सरकार ने जाति आधारित जनगणना की, और यह जनगणना मैंने कहा कि संसार की सबसे महंगी जनगणना, 5,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, लेकिन यह आंकड़ा अभी तक जारी नहीं की गई। यह आंकड़ा अभी तक जारी नहीं। बच्चा मार्च 2016 में जब जनगणना खत्म हुई, 2011 वाली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी और विभिन्न राजनीतिक दलों ने मांग करनी शुरू कर दी, रिपोर्ट जारी की जाए, रिपोर्ट जारी की जाए, रिपोर्ट जारी की जाए। ये 31 मार्च 2017 की बात है, 16 की बात है। 31 मार्च 2016 को जनगणना खत्म हुई थी और जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग शुरू हो गई। सरकार ने रिपोर्ट जारी नहीं की। 2017-18 की बात थी और 19 में लोकसभा का चुनाव होने वाला। कहीं ना कहीं सरकार के किसी भी क्रियाकलापों को चुनाव प्रभावित करता है, एक फैक्ट है किसी भी सरकार की। 2 अक्टूबर 1917 को, अच्छा ध्यान देना, 31 मार्च को सेंसस खत्म होता है, कास्ट सेंसस खत्म होता है। कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को जारी करने के लिए मांगे उठती है, और इधर 2 अक्टूबर 17 को भारत सरकार एक रोहिणी आयोग का गठन करती है। भारत सरकार एक रोहिणी आयोग का गठन करती है। किस लिए भाई? हे रोहिणी आयोग, आप जाइए और ओबीसी के अंतर्गत जाकर के देखिए, जिन जिन जातियों को 27% आरक्षण मिला हुआ है, उनमें से कौन जाति और ज्यादा पिछड़ी है, कौन जाति कम पिछड़ी है, कौन जाति बहुत कम पिछड़ी। जब ये पता चल जाएगा तो ओबीसी के अंतर्गत सब कैटेगरी बनाना आसान हो जाएगा, और जब ओबीसी के अंतर्गत सब कैटेगरी बनाना आसान हो जाएगा तो फिर हम 27% का कुछ आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था करेंगे ताकि सही व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल सके। सरकार का ये एजेंडा था, और सरकार ने 2 अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार द्वारा रोहिणी आयोग का गठन किया गया, और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के और वर्गीकरण पर बल दिया गया। अच्छा, ये 6 महीने में रिपोर्ट देना था रोहिणी आयोग को, बट रोहिणी आयोग ने इस रिपोर्ट को देने में लगभग 5 से 6 साल लगा दिए। 6 महीने पर इनको एक्सटेंशन मिलता रहा, एक्सटेंशन मिलता रहा, एक्सटेंशन मिलता रहा, और फाइनली 31 जुलाई 2023 को इस आयोग का रिपोर्ट आया। अब आयोग की रिपोर्ट आई 31 जुलाई 2023 को। इस पर क्या होना चाहिए, क्या होगा, रिपोर्ट में क्या होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन विपक्षियों ने जनगणना रिपोर्ट को, जाति जनगणना रिपोर्ट को, कास्ट सेंसस को जारी रखने का, ओपन करने का मांग जारी रखा। सरकार ने इसी बीच उस रिपोर्ट को देने, जारी करने, ओपन करने के बजाय सरकार ने सितंबर 2018 को एक घोषणा करी कि 2021 में, सितंबर 2018 की बात है, उस समय कोविड नहीं आया था बच्चा, 2021 में जो जनगणना होगी, सेंसस होगा, उसमें ओबीसी की फिर से जनगणना कराई जाएगी। सरकार ने जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी नहीं की,
2016 वाली रिपोर्ट, 2011 में जो जनगणना शुरू हुई थी। विपक्षियों ने जनगणना की रिपोर्ट को जारी करने की मांग रखी। इधर सरकार ने कहा कि 2021 में ओबीसी की जनगणना फिर से कराई जाएगी। अब जहां जहां विपक्षियों की सरकार थी, वहां वहां थोड़ा थोड़ा इसी पर अब शुरू हो गया माहौल। पॉलिटिक्स का माहौल शुरू होना स्वाभाविक सी बात था। मई में लोकसभा का चुनाव होने वाला था, मई 2019। 18 मई 2019 को और 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पारित कर दिया गया। सबसे पहले 18 मई 2019 को बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया कि जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए, जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और एक साल बाद विधान परिषद में पारित किया गया कि जाति आधार पर जनगणना होनी चाहिए। केंद्र सरकार से अगर कोई राज्य कोई मांग करता है और जो मांग करता है उस मांग के पक्ष में अगर अपने राज्य के विधानसभा में प्रस्ताव पारित करता है, का मतलब है कि केंद्र पर एक दबाव बनता है। ये केवल सरकार की मांग नहीं है, वहां की जनता की मांग है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को पारित किया। भारत में जाति आधारित जनगणना हो, उसके फेवर में विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया। इधर सितंबर 2020 आ गया। 2011 की जो जनगणना रिपोर्ट थी, आंकड़े थे, वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को दिए गए ताकि अब इन आंकड़ों पर विचार किया जाए, उनका क्लासिफिकेशन किया जाए, उनका क्लासिफिकेशन किया जाए। जब रिपोर्ट मंत्रालय को मिला, मंत्रालय ने उस रिपोर्ट में क्या देखा बच्चा, कि जस्ट 6 महीने बाद मार्च 2021 को, याद करो ये जो महीना था ये कोविड का पूरा पीरियड चल रहा था, मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में क्लियर कर दिया कि सरकार 2011 वाली रिपोर्ट नहीं जारी करेगी। सरकार 2011 वाली रिपोर्ट नहीं जारी करेगी। राज्यसभा में हंगामा हुआ, लोकसभा में हंगामा हुआ कि ये क्या कह रही है सरकार। और जो विपक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया कि सरकार, लोकसभा ने राज्यसभा में अनाउंस किया कि रिपोर्ट जारी नहीं करेगी, रिपोर्ट जारी करे सरकार। 5,000 करोड़ रुपया लगा करके जनगणना किया गया, सेंसस किया गया, और सरकार कह रही है कि रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया बच्चा। 6 महीने बाद यानी मार्च में राज्यसभा में सरकार ने कहा, और सितंबर मार्च में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सरकार 2011 की जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी नहीं करेगी। और सितंबर 2021 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो केंद्र सरकार ने कहा, सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जारी किया और हलफनामा में कहा कि हे सुप्रीम कोर्ट महोदय, 2011 की जो जनगणना रिपोर्ट है ना, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, आंकड़ों में त्रुटियां हैं, इतनी गड़बड़ियां हैं कि उसको जारी करना सही नहीं है, इतनी गड़बड़ियां हैं कि उसको जारी करना संभव नहीं है। और दूसरा रही बात 2021 में कास्ट सेंसस कराने की, 2021 की जनगणना, सरकार ने कहा कि 2021 की जनगणना नहीं करा सकता हूं तो जाति जनगणना कैसे कराऊंगा। 2 साल तक देश हमारा कोविड का शिकार रहा है। ऐसी परिस्थिति में 2021 में जाति आधारित जनगणना कराना संभव नहीं। ये सितंबर 2021 की कहानी रही बच्चा। आप समझ सकते हो कि विपक्ष जाति जनगणना के मांग को लेकर एकदम बेचैन हो गया। अक्टूबर 21 की बात है, सितंबर 2021 में क्लियर हो गया कि जाति जनगणना नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में क्लियर हुआ। 1 महीने बाद अक्टूबर 2021 को तेलंगाना विधानसभा में और 23 नवंबर को आंध्र प्रदेश विधानसभा में जातिवार जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। आंध्र प्रदेश विधानसभा में 2021 में ओबीसी की जातिवार जनगणना कराने हेतु मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि 21 में नहीं कराएंगे, 2021 में ओबीसी का जातिवार जनगणना सरकार करे, सरकार करे। बच्चा, ये 2021 अक्टूबर नवंबर तक की बात थी। फिर 2022 आए, 22 में भी
जनगणना की मांग, कास्ट सेंसस की मांग उठती रही। जून 2022 में फाइनली बिहार स्टेट, भारत में बिहार इन सब मामलों में आगे रहा है, बिहार कैबिनेट ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया, जब देश में हो या न हो, बिहार सरकार अपने रिसोर्सेज से अपने यहां जाति जनगणना कराएगी। बिहार सरकार अपने रिसोर्स से अपने यहां जाति जनगणना कराएगी। यह जून 2022 को निर्णय लिया गया बिहार कैबिनेट द्वारा कि बिहार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। और जनवरी 2023 को बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू कर दी गई। महीने बाद सितंबर होता है, जून होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना उस महीने इधर जनवरी में 2023 में गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने जाति आधारित जनगणना का काम 2 चरणों में शुरू किया। प्रथम चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक संपन्न हो गया, बिहार में जाति आधारित जनगणना हो गई। द्वितीय चरण 15 अप्रैल से 15 मई तक होना था, पर द्वितीय चरण जैसे ही शुरू हुआ, कुछ लोग हाईकोर्ट में चले गए। ध्यान से सुनो, कुछ लोग बिहार हाईकोर्ट में चले गए। अब 23 की कहानी शुरू हो चुकी है। 23 के ही 2 अक्टूबर में रिपोर्ट आई थी, मैंने शुरू वहीं से किया था। 5 जनवरी से 21 जनवरी का जनगणना हो गया बिहार का। 15 अप्रैल से जैसे ही जनगणना शुरू हो गई, हुई, खत्म नहीं हुई, कुछ लोग चले गए हाईकोर्ट में बहुत सारे मामले को लेकर, जिसमें एक मामला था कि बिहार को, राज्य सरकार को जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक निर्णय नहीं आ जाता है तब तक बिहार सरकार अभी जनगणना का काम बंद करे। जब तक निर्णय नहीं आ जाता है तब तक बिहार सरकार जनगणना का काम बंद करे। और फाइनली 1 अगस्त को निर्णय आ गया। 1 अगस्त, पटना हाईकोर्ट अपहोल्ड्स continuance of ongoing caste-based survey in Bihar. Court finds state action initiated with due competence and not having violated the rights of privacy of the individual, especially since it is in the furtherance of a compelling public interest. जैसे ही हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जाति जनगणना कराने का जो प्रतिबंध था उसको हटाया, सरकार एकदम एक्टिव मोड में आ गई। बच्चा, सरकार को जैसे ही 4 मई 2023 को बिहार हाईकोर्ट द्वारा जनगणना पर रोक और 1 अगस्त 2023 को जनगणना कराने की अनुमति, 4 मई को रोक लगाई गई थी। याद करो, 4 मई, 15 अप्रैल से 15 मई तक द्वितीय चरण शुरू होना था। 15 अप्रैल से 3 मई तक जनगणना हुई द्वितीय चरण की। 4 मई को बिहार हाईकोर्ट ने रोक लगाई, जनगणना रोक दी गई। 1 अगस्त को जनगणना पर रोक हाईकोर्ट ने हटा दी और बिहार सरकार ने 2 अगस्त से जनगणना शुरू कर दी। बिहार सरकार ने 2 अगस्त से जनगणना शुरू कर दी और 6 अगस्त तक जनगणना कंप्लीट कर लिया। 2 अगस्त 2023 जाति आधारित जनगणना पुनः शुरू और 6 अगस्त 2023 को जनगणना का कार्य पूर्ण। हाईकोर्ट का जब निर्णय आया तो जिनके खिलाफ निर्णय आया था वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हाईकोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 अक्टूबर का डेट दिया। ठीक है, बिहार द्वारा कास्ट सेंसस कराए जाने पर निर्णय हम लोग 3 अक्टूबर को देंगे। 3 अक्टूबर को इस पर बहस होगी और 3 अक्टूबर को निर्णय दिया जाएगा। इधर मई में चुनाव, 2024 में चुनाव होना था बच्चा। हमारे नीतीश बाबू ने 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बहस होती, कुछ भी निर्णय होता, उसके पहले ही 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। क्लियर? इसी 2 अक्टूबर 2023 की जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी और इस रिपोर्ट पर क्या क्या लोगों ने बोला, क्या हिंदू ने कहा, क्या फ्रंटलाइन ने कहा, क्या विशेषज्ञों ने कहा, क्या नेताओं ने कहा, इसकी भी चर्चा हमने की थी। और यही नहीं, नीतीश कुमार ने
8 नवंबर 2023 को बिहार कैबिनेट द्वारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए मौजूदा कोटा 50% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। जो 50% का कोटा कैप इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, उसको पार करके इन्होंने 75% करने का प्रस्ताव पारित किया। मैंने नीचे में ब्रैकेट में लिख दिया है कि 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट द्वारा रद्द किया गया। इसलिए मैंने कहा कि अभी लास्ट महीना इस संदर्भ में चर्चा का विषय रहा जब पटना हाईकोर्ट ने इस निर्णय को रद्द कर दिया, 75% तक आरक्षण देने के निर्णय को रद्द कर दिया। 8 नवंबर के बाद बिहार ने कदम आगे बढ़ाया तो कई स्टेट इस कदम पर अग्रसर हुए और अग्रसर होने के पीछे बच्चा सीधा एक ही मतलब था, चुनाव। मतलब एक प्रमुख मतलब था। मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मेरा ये कहना उचित नहीं होगा, आप सब समझ रहे हो, लेकिन एक नो डाउट एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर था इलेक्शन, 2024 का इलेक्शन। 19 जनवरी 2022 को 24 को जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश में जाति जनगणना संपन्न हुई। आंध्र प्रदेश में प्रथम चरण 19 जनवरी से 28 जनवरी तक चला और द्वितीय चरण 29 जनवरी से 2 फरवरी तक चला। और आंध्र प्रदेश में जाति आधारित जनगणना संपन्न हुई। इधर जून में चुनाव हुआ। जून में चुनाव हुआ, चंद्रबाबू नायडू वहां मुख्यमंत्री बने और जून 2024 में चंद्रबाबू नायडू द्वारा इस रिपोर्ट को अभी प्रकाशित होने से रोक दिया है। आगे क्या होता है हम लोग देखेंगे, अपडेट। ध्यान रखना है आपको भी कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। बस इस रिपोर्ट को रोक दिया। 29 फरवरी 2024 को कर्नाटक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जाति जनगणना का रिपोर्ट सौंप दिया। कर्नाटक में भी जनगणना हो गई और उसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंप दी गई। अब रिपोर्ट जारी करना शेष था। बिहार जनगणना के साथ साथ देखो अलग अलग स्टेट में जनगणना शुरू हो गई, स्टेट वाइज जनगणना। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जाति जनगणना का रिपोर्ट सौंप दिया गया। जुलाई 2024 को 9 जुलाई 2024 को सिद्धारमैया ने इस रिपोर्ट को कैबिनेट में चर्चा करने का निर्णय लिया था कि कैबिनेट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। सिद्धारमैया ने कहा कि अभी तक मैंने रिपोर्ट देखी ही नहीं है। अभी तो रिपोर्ट देखी नहीं है, चुनाव खत्म हो चुका है बच्चा लोकसभा का, अभी तो रिपोर्ट हमने देखी ही नहीं है। इस तरह से जाति आधारित जनगणना की कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ी, कैसे कैसे आगे चली, मैंने बताया। और वर्तमान स्थिति यही है बच्चा कि अभी अभी हाल ही में परसों तरसों तमिलनाडु ने कास्ट सेंसस कराने का फिर से निर्णय दिया, अनुरोध किया। कांग्रेस ने, राहुल गांधी बार बार जाति जनगणना की मांग रख रहे हैं और भारत में आज विपक्ष के द्वारा जाति जनगणना कराने की मांग जोरों पर है। और जाति जनगणना का सेंसस आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना। यह है जाति जनगणना की एक हिस्टोरिकल एनालिसिस, एक सिनेरियो, कुछ फैक्ट्स, कुछ परिदृश्य जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद आपका कुछ दिमाग खुला होगा। अब हम लोग जब चर्चा करते हैं, अभी तक हम लोगों ने जाति जनगणना का अर्थ जो डायमेंशन बनाया था और जाति जनगणना का एक हिस्टोरिकल एनालिसिस देखा। अब हमारे सामने 3 डायमेंशन और बचा हुआ था, जाति जनगणना के पक्ष में तर्क, जाति जनगणना के विपक्ष में तर्क और समीक्षा। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इन जनरल मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी। कास्ट सेंसस कराने की मांग विपक्ष कर रही है। कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे अभी हमारी सरकार ने भी नहीं कहा है। कास्ट सेंसस पे अलग अलग राज्य अपने अपने राजनीतिक हितों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि कास्ट सेंसस कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स रिलेशन का एक प्रमुख आयाम बना हुआ है।
इसलिए इसके लाभ और इसके हानियों पर चर्चा जरूरी है। और इसके लाभ और इसकी हानि पे जब हम चर्चा करते हैं बच्चा, तो सबसे पहले हम इसके लाभ की चर्चा करें। जाति आधारित जनगणना के लाभ, जाति आधारित जनगणना के पक्ष में तर्क, एडवांटेज ऑफ कास्ट सेंसस, कास्ट बेस्ड सेंसस। पहले भी हमने कहा, हमने पहले भी बताया और एक पूरी कहानी आपको बता दी। अंग्रेजों का जाति जनगणना के पीछे का उद्देश्य बहुत अच्छा नहीं था। आजादी के बाद जाति जनगणना या जाति की जनगणना का इंपॉर्टेंस आरक्षण के कंटेस्ट में, आरक्षण क्या है, आरक्षण के पीछे का पर्पस क्या है, सब कुछ हमने बता दिया। फिर जाति के आधार पर आरक्षण, जाति को ही सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार माना गया, यह भी हमने बता दिया। फिर कैसे जाति के आधार पर जनगणना हुई पायलट स्टडी के रूप में और उसी के आधार पर आरक्षण दिया गया 27%, यह भी मैंने बता दिया। इंदिरा साहनी केस के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। 2000 के बाद जाति आधारित जनगणना की मांग तीव्र हुई, यह भी मैंने बता दिया और क्यों तीव्र हुई। नो डाउट इसके कुछ लाभ भी थे, इसके लिए तीव्र हुई, बट नो डाउट इससे कुछ लोगों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट, राजनीतिक हित सिद्ध होता था, इसलिए भी यह मांग तीव्र हुई। 2011 में जनगणना कराई गई, 2016 में रिपोर्ट आई, रिपोर्ट जारी नहीं की गई। क्या कारण बताया गया? अलग अलग स्टेट में जाति जनगणना की मांग की जाती रही विपक्षियों के द्वारा, और फिर बिहार में जाति आधारित जनगणना करा दी गई अपने खर्चे पर। उसका क्या रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट पर क्या अखबारों ने कहा, क्या विशेषज्ञों ने कहा कि क्या इसका कंसिक्वेंसेज होगा, क्या इसका इंपैक्ट होगा। फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, और फिर सेंट्रल लेवल पर जनगणना की मांग जारी। ये सारा सिनेरियो हमारे सामने है, तो हम समझ सकते हैं कि इसके क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि है। बट एक बार हम कुछ पॉइंट में डिस्कशन कर देंगे बच्चा, तो हमारे लिए, आपके लिए और समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो 2011 में जाति जनगणना कराई गई तो 3 लाभों की चर्चा की गई। वो 3 लाभ हमारे सामने है। वो 3 लाभ की गांव और शहर में बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले, लाइन में रहने वाले लोगों का डेटा सामने आएगा और उस डेटा के आधार पर उनके लिए विकास योजनाएं बनाना आसान हो जाएगा, उनके विकास के लिए काम करना आसान हो जाएगा। सही है, नो डाउट ये लाभ है। जाति आधारित जनगणना से प्रत्येक जाति की सामाजिक शैक्षिक स्थिति का पता चलेगा। इस जाति के लोगों का सामाजिक विकास कहां तक हुआ है, कहां तक नहीं हुआ, शैक्षिक विकास कहां तक हुआ है, कहां तक नहीं हुआ है, आर्थिक विकास कहां तक हुआ है, कहां तक नहीं हुआ, इसका एक स्पष्टीकरण हमारे सामने आएगा। क्योंकि कास्ट सेंसस में सारी चीजें दी रहेगी, तो फिर उनके लिए विकास योजनाएं बनाना उनके लिए भी आसान हो जाएगा। उन जातियां सबसे पिछड़ी है, उनके लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है। कुछ जातियां जो कि आरक्षण की कैटेगरी में है लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, उनके लिए बहुत ज्यादा अभी करने की जरूरत नहीं, आदि आदि। ये 3 पॉइंट बताए गए थे सरकार की तरफ से बच्चा, लेकिन एक असली पॉइंट छुपाया गया था। वो पॉइंट विचारणीय है, आरक्षण। इसलिए कहा जाता है कि इसका एक सबसे बड़ा लाभ होगा कि भारत में आरक्षण का तार्किकीकरण संभव होगा, रिजर्वेशन सिस्टम का रेशनलाइजेशन होगा। जिस भारत में सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार जाति है और पूरी की पूरी जाति को पिछड़ा मान लिया गया, उनकी लिस्टिंग कर दी गई है, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, कई जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत शेड्यूल किया गया, कई जातियों को शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत शेड्यूल किया गया, कई जातियों को अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत शेड्यूल किया गया, पूरी की पूरी जाति को, और उन्हें आरक्षण दिया गया। उनके लिए ढेर सारे विशेष कार्यक्रम चलाए गए, चलाए जा रहे हैं।
आजादी के 75-76 साल बीतने को है बच्चा। क्या हमारे पास ये आंकड़ा नहीं होना चाहिए कि सभी अलग अलग जनजातियों की क्या सामाजिक शैक्षिक स्थिति है, अलग अलग शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत शामिल अलग अलग जातियों की क्या सामाजिक शैक्षिक स्थिति है, ओबीसी के अंतर्गत शामिल विभिन्न जातियों की क्या सामाजिक शैक्षिक स्थिति है। क्योंकि जब तक ये हम जानेंगे नहीं, तब तक हम आरक्षण व्यवस्था को रेशनलाइज नहीं कर सकते। आरक्षण व्यवस्था में किसको कितना लाभ मिलना चाहिए ये कैसे पता चलेगा? अगर हमें पता चल जाए कि जनजातियों में मुट्ठी भर जनजातियां ऐसी है जो बहुत टॉप पे जा चुकी है और उनके लिए यदि 100 सीट रिजर्व है तो 100 का 100 सीट वही लेके चली जाती, क्योंकि वो टॉप पे हैं। उनके यहां के लोग आईएएस आईपीएस के हैं, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, उनको पूरा फैसिलिटी है, निश्चित तौर पर आरक्षण का लाभ वो ले जाएंगे। और वो जनजातियां जो बहुत ही पिछड़ी हुई है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों ना आरक्षण के लाभ को, सीट को कोटा के अंतर्गत सब कोटा बना दिया जाए। मतलब 100 सीट में से अगर 500 जनजाति है तो 500 में से जो सबसे विकसित है उनको कम दिया जाए, यानी सबसे जो नीचे है, सबसे पिछड़े हैं, उनके लिए रिजर्व कर दिया जाए ताकि उनका हिस्सा विकसित जनजातियां न ले पाए। उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट में अगर सब कैटेगरी बना दी जाएगी, शेड्यूल कास्ट में भी वो लोग हैं जिनके मां बाप आईएएस आईपीएस है, उनको शेड्यूल कास्ट का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि आरक्षण के पीछे तो पर्पस है कि जो बॉटम में है उसको आरक्षण मिले, बॉटम में है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अगर सीट पर उनके लिए रिजर्व नहीं किया गया, शेड्यूल कास्ट के लिए ओवरऑल रिजर्व किया गया, तो निश्चित तौर पर शेड्यूल कास्ट में जो टॉप में है, आईएएस आईपीएस का लड़का है, उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा और वो सीट वो लेके चला जाएगा। जो बॉटम का शेड्यूल कास्ट का बच्चा है उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। जो सामाजिक न्याय के पीछे का फिलॉसफी है हमारा, जो सामाजिक न्याय के का दर्शन है हमारा, वो यहां गलत साबित हो जाएगा। बच्चा सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा उस बॉटम के बच्चों के साथ। तो जिस पर्पस से हमने आर्टिकल 16 या संरचनात्मक भेदभाव का सिद्धांत या आरक्षण का प्रावधान लागू किया है, वो पर्पस ही हमारा सॉल्व नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि हमारी सरकार के पास ओबीसी के अंतर्गत शामिल जातियों, एससी के अंतर्गत शामिल जातियों, एसटी के अंतर्गत शामिल जातियों, सभी का विवरण हमारे पास हो, ओबीसी का भी विवरण हमारे पास, ताकि ओबीसी के अंतर्गत हम सब कैटेगरी बना सके। यानी भारत में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जिस देश में आरक्षण का आधार, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार जाति है, उस देश में हर जाति के सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन की स्थिति की सही जानकारी होनी चाहिए। और ये तभी होगी जब जाति आधारित जनगणना होगी। तो जाति जनगणना आरक्षण व्यवस्था को रेशनलाइज करने के लिए जरूरी है, ये होनी चाहिए। तो 3 तो पहले वाला था ही बच्चा, ये चौथा ही होगा, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। और ये तभी होगा तभी सामाजिक न्याय से युक्त विकसित भारत का निर्माण, ये होगा तभी सामाजिक न्याय से युक्त आधुनिक भारत का निर्माण हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो जब हमें लाभ लिखना हो तो पहला लाभ आपके सामने है, जाति प्रधान भारतीय समाज में विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जानकारी इससे संभव होगी, इसलिए कराया जाना चाहिए। दूसरा लाभ, विभिन्न जातियों की सही संख्या और स्थिति के आकलन से उनके लिए समुचित विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना, उनके लिए समुचित विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना और उसका क्रियान्वयन करना संभव होगा। ये दूसरा लाभ भी है और 11 में भी इस लाभ को स्वीकार किया गया। तीसरा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की मात्रा और प्रकृति की पहचान होगी। और जब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की मात्रा और प्रकृति की पहचान होगी, कौन कौन जातियां गरीबी रेखा से नीचे है, कितनी संख्या में गरीबी रेखा से नीचे है, शहर में, गांवों में, उनके लिए समुचित कार्यक्रम बनाना, विकास कार्यक्रम बनाना संभव होगा। और चौथा, मैंने अभी अभी आपको बताया कि आरक्षण व्यवस्था का तार्किकीकरण इससे संभव होगा।
स्वतंत्रता के बाद केवल एससी और एसटी को आरक्षण और 1951 से केवल एससी और एसटी की गणना। आजादी के बाद एससी और एसटी की जनगणना क्यों की जाती है? 1951 के सेंसस में एससी और एसटी की जनगणना की गई, 61, 71, 81, क्योंकि एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया। तो यार जब 90 में ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो 90 के बाद तो ओबीसी की जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए ना। तो ऑलरेडी जिन तर्कों के आधार पर एससी और एसटी की जनगणना की जाती है, उसी तर्क के आधार पर ओबीसी की जनगणना भी की जानी चाहिए, यानी पूरा का पूरा कास्ट सेंसस किया जाना चाहिए। पांचवा, सामाजिक न्याय से युक्त विकसित और आधुनिक भारत का निर्माण संभव। ये 5 पॉइंट है बच्चा, जिसके द्वारा हम कास्ट सेंसस के लाभ बता सकते हैं। इस 5 पॉइंट को हम एनालाइज कर सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं। इस पर जब भी कहीं बोलना है, लिखना है, तो इनफ है आपके लिए। अब बारी आती है जाति जनगणना की हानि की, कि इसका नुकसान क्या है। 2011 में जब जनगणना कराने की मांग उठी थी और सरकार ने 2011 में जब निर्णय लिया कि हम जनगणना कराएंगे बच्चा, उस समय भी बहुत से लोगों ने विरोध किया और उन्होंने अपने अपने तर्क दिए। उन्होंने कहा कि यार हम आधुनिक भारत की ओर बढ़ रहे हैं, और आधुनिक भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो ये क्या फिर से जाति के पीछे हम चलेंगे? अरे हमें तो जाति व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। तो जाति के आधार पर जनगणना होगी तो फिर से जाति व्यवस्था की कंटिन्यूटी शुरू हो जाएगी। इन लोगों ने कहा कि जाति आधार पर विद्वेष बढ़ेगा। कई लोग, जनगणना का रिपोर्ट सामने आएगा, हम देखेंगे कि हमारी जाति के लोगों का रिपोर्ट में बहुत बुरा हाल है, और हम ओबीसी के अंतर्गत है, और ओबीसी में ही एक जाति के लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है। हम चिल्लाना शुरू करेंगे कि भाई उनको आरक्षण नहीं दिया जाए, हमको दिया जाए। इनके मुद्दे को लेकर के बवाल बढ़ेगा और लड़ाई बढ़ेगी, विद्वेष बढ़ेगा, विभिन्न जातियां आपस में आमने सामने खड़ी हो जाएंगी, जाति आधार पर तनाव बढ़ेगा, जाति संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने इसके प्रोसेस के संदर्भ में कुछ कहानियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जैसे ही जाति आधारित जनगणना होगी, लोग जाति बदल के लिखवाना शुरू करेंगे, एक बड़ा भ्रष्टाचार होगा। ये 2009 में भी लोगों ने कहा था। 2016 में जब रिपोर्ट आई और रिपोर्ट पर भी भारत सरकार ने एडमिट किया कि रिपोर्ट में बहुत धांधलियां हैं, हम अपने बेटे का नाम सरनेम हटा देंगे, शाश्वत पांडे के जगह पर शाश्वत लिखेंगे, शाश्वत कुमार लिख देंगे, 50,000 रुपया देंगे और बेटे को ओबीसी के अंतर्गत जाति में लिखवा देंगे। ना पॉसिबल है। अभी हाल में देख रहे हो मीडिया में किस तरह से चर्चाएं हो रही है, और कई लोगों ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए दिव्यांग तक का गलत सर्टिफिकेट ले लिया, ईडब्ल्यूएस तक का गलत सर्टिफिकेट ले लिया। अभी कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये चर्चा में 2009 में भी आगाह किया गया, 9-10 में 11 की जनगणना पर, कि लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जाति बदलकर दर्ज करवाएंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और इस तरह की गलत सूचनाएं जब मिलेगी तो समानता और सामाजिक न्याय का जो हमारा लक्ष्य है वो बाधित होगा। समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए जो रियल में बॉटम में है उनको हमें ऊपर भेजना चाहिए, जो बॉटम में नहीं वो ऊपर चले जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि इससे कास्ट पॉलिटिक्स को और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हर राजनीतिक दल इसी के आधार पर अपना राजनीतिक हित सिद्ध करने का प्रयास करेगा। तो अचानक नेता बन जाएंगे जब देखेंगे कि ओबीसी के अंतर्गत हमारी जाति को बहुत लाभ नहीं मिला है, हम कहेंगे हमारी जाति को आरक्षण के अंदर आरक्षण दो। जब हम कहेंगे वो रिपोर्ट सामने होगा, वो रिपोर्ट चारों तरफ दिखाएंगे हम अपनी जाति के लोगों को, हमारी जाति के लोग हमारे झंडे के नीचे आ जाएंगे और इसी आधार पर हम अपनी राजनीतिक हितों को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। इससे जाति राजनीति को बढ़ावा मिलेगा और ये डेमोक्रेसी के लिए खराब है। इससे आधुनिक भारत के निर्माण की प्रक्रिया बाधित होगी। इसलिए
जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्ष के अपने तर्क हैं, एक ने लाभों को गिनाया है तो दूसरे ने हानियों को गिनाया है। लाभ हमने आपको दिखा दिया, हानियां आपके सामने है। विभिन्न जातियों के मध्य विद्वेष की भावना में वृद्धि तथा सामुदायिक सौहार्दता कमजोर, नो डाउट होगी। दूसरी हानि, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जाति बदलकर दर्ज करवाने की संभावना है। तीसरी हानि, गलत सूचना से समानता और सामाजिक न्याय का लक्ष्य बाधित। अगर इस तरह की सूचनाएं आने लगी तो फिर सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज का निर्माण का लक्ष्य बाधित होगा। चौथा, आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न जातियों के मध्य संघर्ष और तनाव में वृद्धि की संभावना, क्योंकि पिक्चर जब सामने आएगा तो आरक्षण की नई नई मांगे उठेगी, आरक्षण के कोटे के अंदर कोटा आरक्षण देने की मांगे उठेगी। और अभी तक के पिक्चर में समझ में आ रहा होगा कि कास्ट सेंसस आरक्षण व्यवस्था से किस तरह से जुड़ा हुआ है। अच्छा संदर्भ में जुड़ा हुआ है, लेकिन आरक्षण व्यवस्था को लेकर के नेगेटिव चीजें भी आएगी। जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, डेमोक्रेसी कमजोर होगा, ये भी एक हानि है। और लास्ट, हम आधुनिक समाज के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं यार। भारत को आधुनिक भारत बनाना है और ऐसे भारत में जाति और धर्म को बढ़ावा देने से कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के निर्माण का लक्ष्य बाधित होगा। इस तरह से कास्ट सेंसस का क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा, मोटे तौर पर एक आइडिया आपको मिल चुका है। हो भी रहा है कुछ हद तक, अभी कास्ट सेंसस प्रॉपर हुआ नहीं है, उसका रिपोर्ट प्रॉपर प्रकाशित नहीं हुआ है। राजनीतिक दल इस कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन को आधार बना करके, मैंने कहा ना कि कास्ट सेंसस का बिहार में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ और प्रकाशित होते ही 75% के आरक्षण की कहानी शुरू हो गई। तो इसके लाभ भी है, इसकी हानि भी, और इन सभी के बीच अब आपकी बारी है बच्चा समीक्षा कि क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। ये आपकी कहानी है और इस पर आपकी तरफ से हम या हमारी तरफ से आप, इस पर एक तर्कसंगत कंक्लूजन क्या होना चाहिए। इस पर एक तर्कसंगत कंक्लूजन, निष्कर्ष यही है बच्चा कि हम कास्ट सेंसस के फेवर में जाएंगे। हमारा स्टैंड क्या हो, आपका स्टैंड क्या हो। जब आप लिखे परीक्षाओं में अगर इस तरह के मुद्दे पर प्रश्न बनाया जाता है तो आपका स्टैंड क्या होना चाहिए। हम कहेंगे कि स्टैंड हमारा कास्ट सेंसस के पक्ष में होना चाहिए। हमारी सरकार ने भी कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे नहीं कहा। 2021 में कराना संभव नहीं है ऐसा सरकार ने कहा। 2011 से 2016 तक हुआ। इस कास्ट सेंसस में कांग्रेस की सरकार भी थी, 2011 में शुरू हुई थी, 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हुआ। तो हम फेवर में जाएंगे, हम कहेंगे कास्ट सेंसस होना चाहिए, होना चाहिए। नो डाउट इसकी कुछ हानियां हैं, नो डाउट इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं। लाभ और हानि में हमें यह देखना होता है कि लाभ ज्यादा है या हानि ज्यादा। हमारा स्टेप हमेशा रेशनल होना चाहिए। रेशनल हो उसके नुकसान भी होंगे। लड़का और लड़की दोनों को पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षा में समानता होनी चाहिए, ये रेशनल है, इसके कुछ नुकसान भी है। लड़का लड़की दोनों पढ़ेंगे, दोनों साथ में पढ़ेंगे, लव मैरिज होगा, हमारी परंपरागत सांस्कृतिक मान्यताएं कमजोर होगी। लिव इन रिलेशनशिप जैसे
पश्चिमी जीवन शैली का प्रचलन हुआ है, इससे हमारी संस्कृति नष्ट हुई है। बट इसके लिए हम लड़कियों को पढ़ने से तो नहीं रोकेंगे। तो हमारी दिशा आधुनिक भारत के निर्माण की होनी चाहिए, हमारी दिशा आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण की होनी चाहिए, हमारी दिशा स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज के निर्माण की होनी चाहिए। यही हमारे संविधान का आदर्श है, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, यही तर्कसंगत है और इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। कुछ एक हानियों के कारण इस प्रयास को नहीं रोका जाना चाहिए। ये कहना कि लोग गलत जाति लिखवाएंगे, आप चेक कीजिए, हमारी जाति जनगणना की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति गलत जाति ना लिखवा पाए। ये तो प्रोसेस का फॉल्ट है, ये कास्ट सेंसस का फॉल्ट नहीं है बच्चा, ये प्रोसेस का फॉल्ट है। इसलिए जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। भारत जैसा देश, भारत जैसा जाति प्रधान देश, जहां जाति व्यवस्था आज भी बनी हुई है, सरकार ने भी कास्ट सिस्टम को डिनाई नहीं किया है, हर जगह फॉर्म पे जाति लिखी जाती है। व्यक्ति अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के लेमिनेशन करवा के रखे हुए, आप लोगों ने से भी कहीं लेमिनेशन करवा के रखा होगा। कास्ट हमारी आइडेंटिटी है, कास्ट हमारे इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे प्रगति का आधार है। इसी सर्टिफिकेट को देकर के हम बताते हैं कि हम ओबीसी में हैं, हम एससी में हैं, हमें सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी के आधार पर सरकारी सुविधाएं मिलती है। वैसे भारत में जहां आज भी जाति की निरंतरता बनी हुई है, कुछ पुराने तो कुछ नए स्वरूपों के साथ कास्ट की कंटिन्यूटी बनी हुई है, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में जाति बना हुआ है, वहां ये कहकर कि जाति जनगणना से आधुनिक समाज का निर्माण बाधित होगा, जाति जनगणना करके फिर से जाति को क्यों लाएं? अरे भाई जाति तो है, लाओगे क्या? आरक्षण के लिए सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में जाती है, सरकार कास्ट सर्टिफिकेट बनवाती है। सरकार ने तो ऐसा कोई कानून नहीं बना रखा है कि कोई भी आदमी जाति बोलेगा 2 साल की सजा, जाति का चर्चा नहीं करना है, ऐसा तो कहीं नहीं है। तो ये कहना कि आधुनिक भारत का निर्माण करना है तो जाति को नहीं लाना है, गलत है। आधुनिक भारत के निर्माण के आधार पर जाति जनगणना के लाभों को डिनाई नहीं किया जा सकता है, जाति जनगणना के लाभों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे न केवल समाज की तस्वीर हमारे सरकार के सामने आएगी, वो सरकार राजतंत्रात्मक सरकार नहीं है बच्चा, वो सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इस सरकार को जनता ने चुना है, इस सरकार को जनता ने अपने हितों के लिए चुना है। ये लोक कल्याणकारी सरकार है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की सरकार है, जन कल्याण इसका उद्देश्य है। और जनता की समस्या को ही नहीं पहचानेगी तो जन कल्याण कैसे करेगी? जन कल्याण के लिए इस राज्य और राज्य की चुनी हुई सरकार के पास सारे जनता के आंकड़े होने चाहिए, जनता के बारे में आंकड़ा होना चाहिए। और हमारे संविधान में जनता को जातीय आधार पर आइडेंटिटी दी गई है, तो मुझे लगता है कि जातीय आधार पर आंकड़े भी हमारी सरकार की नजर में होने चाहिए। तभी सरकार उन जातियों को, अलग अलग जातियों की स्थिति का आभास करते हुए उनके लिए विकास योजनाएं बना पाएगी, उनके लिए दिए गए आरक्षण को रेशनलाइज कर पाएगी, और तभी जाकर सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज की स्थापना संभव होगी। तभी जाकर आधुनिक भारत का निर्माण होगा, क्योंकि आधुनिक भारत का निर्माण असमानता वाला भारत नहीं है। आधुनिक भारत का मतलब होता है स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित भारत। यही हमारा समीक्षा होगा, यही हमारा निष्कर्ष होगा जो आपके सामने मैंने लिख दिया है। निश्चित रूप से जाति आधारित जनगणना के कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं, परंतु भारत जैसे जाति प्रधान देश में जहां जाति व्यवस्था कुछ परंपरागत
स्वरूप तथा कुछ नवीन स्वरूपों के साथ अपनी निरंतरता को बनाए हुए और आरक्षण हेतु सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में विद्यमान है, आरक्षण के आधार के रूप में विद्यमान है। आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण के आधार पर कास्ट सेंसस को डिनाई नहीं किया जा सकता है, कास्ट सेंसस को डिनाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए निष्कर्ष है कि समकालीन भारत में कुछ एक खामियों के डिसएडवांटेज के बावजूद कास्ट सेंसस जरूरी है, रिलेवेंट है, क्योंकि इससे न केवल विकास कार्यक्रमों को वांछित लोगों तक, वांछित जातियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आरक्षण व्यवस्था का भी तार्किकीकरण होगा और एक सामाजिक न्याय से युक्त विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव। सामाजिक न्याय से युक्त विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव। यही हमारा स्टैंड होगा इस टॉपिक पर बच्चा। और यही हम लिखेंगे। आज का ये टॉपिक कास्ट सेंसस था और मैंने पहले भी बताया कि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको लेकर के आपके सामने आया और मैंने आपको इसको पढ़ाया। उम्मीद है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा जानने और बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। अगर हम परीक्षा को ध्यान में रखें तो इतना पर्याप्त है इस टॉपिक को समझने के लिए और मैंने लगभग सभी आयामों को आपके सामने रखने का प्रयास किया। इससे कुछ आयाम जरूर निकल रहे हैं, इससे एक आयाम, एक टॉपिक निकल रहा है कास्ट पॉलिटिक्स, जो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, ये जो मेरा पीडीएफ है, इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, ये पूरे के पूरे स्लाइड का पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा जो आपके नोट्स का काम करेगा। ये यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, वहां पर भी कंटेंट का एक स्पेस होता है, वहां पर ये कंटेंट आप शाम तक आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे हमारे ऐप पे क्लास कर रहे हैं उनके ऐप पे भी ये नोट्स उपलब्ध होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।